साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है, हम समय समय पर यूट्यूब चैनल पर डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट के साथ बात करते हैं। आज हमारे साथ हर्ष साहब अवेलेबल है। इनको रिच एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का, और रिसर्च के अंदर मास्टर है, और फंड मैनेजर है। तो मैं वेलकम और स्वागत करता हूँ हर्ष सर का। थैंक यू विनोद जी। सर, आपको इतना रिच एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का। इंडियन मार्केट ने फिनोमिनली बहुत ही अच्छा किया है। आने वाले समय में भी अच्छा करने की उम्मीद है। आज की डेट में मार्केट लगभग 12% 11% का करेक्शन आ चुका है। तो आप इंडियन इकोनॉमी को कैसे देखते हो? काफी बार हमने ऐसा सुना है, देखा है, प्रैक्टिकल हुआ है कि इंडिया इज अ डेजर्ट इन टू द ओशन, इट इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। व्हाट इज द योर पॉइंट ऑफ व्यू? नहीं विनोद जी, आपकी बात तो सही है। ऊपर से करेक्शन तो हुए, बट बट द फैक्ट इज, अगर आप नंबर्स देखोगे तो थोड़ा अलग चीज पता चलेगी। हाँ। अब मार्केट में अभी क्या हुआ है, मेजोरिटी जो इन्वेस्टर्स है, जो अभी ऑलरेडी मार्केट में इन्वेस्टेड है, मेजोरिटी ऑफ दोज इन्वेस्टर्स हैव नॉट इवन सीन वन साइकिल इन इंडिया। राइट। मेजोरिटी ऑफ दिस इन्वेस्टर्स हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इनटू इक्विटीज ओनली आफ्टर कोविड। अब एब्सोल्युटली कोविड राइट। के बाद अगर आप मार्केट देखोगे तो सब एक डायरेक्शन में ही जा रहा था। राइट। राइट, निफ्टी ऑलमोस्ट 12 to 14 क्वार्टर्स के ऊपर बैक टू बैक सिर्फ अपग्रेड्स आ रहे थे। पहली बार निफ्टी में डाउनग्रेड आए। डाउनग्रेड राइट। कैसे मैनेज करना, कैसे हैंडल करना, वो आई गेस न्यू एज इन्वेस्टर्स को उतना पता नहीं होगा, बिकॉज दे हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड वन साइकिल। और इसको तो साइकिल भी नहीं कह सकते, इट इज जस्ट दैट इट वाज गोइंग इन वन डायरेक्शन। अभी थोड़ा बेस बेस इफेक्ट में करेक्ट हुआ है। राइट। बट यही बेस इफेक्ट जो ऊपर से करेक्ट हुआ है, ये बेस बन जाएगा इन इन 1 or 2 क्वार्टर्स फ्रॉम ईयर, और वहां से आपकी अर्निंग्स वापस इंटैक्ट हो जाएगी। ओके। अगर निफ्टी की अर्निंग्स इंटैक्ट होती है तो मिड एंड स्मॉल कैप की अर्निंग्स उससे मार्जिनली ज्यादा होती है। राइट। राइट, सो वी बिलीव दैट in spite of what is happening in the current scenario, overall outlook of the industry or the market as a whole looks really good, because of the fact that earnings will form a base in 1 or 2 quarters, जिसके बाद you will see significantly better returns or normalized returns, and वो normalized returns के पीछे you will see better trajectory at least in mid and small cap. ग्रेट। सर, क्या एक्सपेक्टेशन है? हिस्टोरिकली इंडियन मार्केट ने डबल डिजिट रिटर्न दिया है, 14 15 16% का एवरेज सीएजीआर दिया है। और काफी सारे पास्ट में भी उतार चढ़ाव रहे हैं। जैसा कि आपने एक बोला कि न्यू एज इन्वेस्टर्स को फर्स्ट साइकिल है जो डाउन ट्रेंड दिख रही है या वोलेटाइल दिख रही है, या जहाँ पे उनको रिटर्न नहीं बनते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे उनका पोर्टफोलियो नेगेटिव दिखाई दे रहा है। तो ऐसा पास्ट में हिस्टोरिकली तो काफी बार एन नंबर ऑफ टाइम्स हुआ है। अगर 2008 की बात करें तो मार्केट ने लगभग, यू कैन नॉट बिलीव, कि 60% तक डाउन चला गया था। 2020 के अंदर भी लगभग 35% डाउन चला गया। तो मार्केट ने तो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग तो काफी बार किया। अभी क्या न्यू थिंग दिखाई दे रही है? ऑल्दो स्टेबल गवर्नमेंट है, ऑल्दो पॉलिसीज बहुत अच्छी है, ऑल्दो बजट के अंदर पर्टिकुलरली कंजम्पशन ओरिएंटेड बजट इस बार दिया गया रेदर देन की कैपिटल बजट। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सर? सी, वो बात भी आपने सही की कि हिस्ट्री में 2 3 बार शॉक्स आ चुके। एज आई सेड, मेजोरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स ने वो शॉक के थ्रू हेविली इन्वेस्टेड नहीं थे। राइट। रही बात 2 पीरियड्स जो आपने मेंशन किए थे, वो एक्सटर्नल सिचुएशंस थी जो एक्सट्रीम एंड पे थी। आज की तारीख में देखोगे, जहां से मार्केट गिरा है, एक भी एक्सटर्नल इवेंट मेजर हुआ नहीं है। इनफैक्ट जहां पे भी सपोर्ट देना चाहिए था फ्रॉम कॉर्पोरेट अर्निंग्स पर्सपेक्टिव या गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव, हर एक चीज हो रही है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन के बजट में क्या हुआ था, बजट में कंजम्पशन ड्रिवन बजट तो जरूर था, बट अगर आप डेटा देखोगे, जहाँ पे काफी टैक्स सेविंग्स होने वाली है अभी इंडियन मिडिल क्लास की, वो एक इंडियन मिडिल क्लास एस्पायरिंग भी होते हैं। वो राइट। मिडिल क्लास नहीं है जो सीधा बचत हुई और आप बाहर जाके यू स्टार्ट बाइंग वाइट गुड्स और यू स्टार्ट बाइंग कार। They राइट। also start aggressively saving more because they have bigger goals, like they want to buy a bigger house or a bigger car, right? राइट। So savings वाला जो एंगल होगा ना ऑफ दिस न्यू एज इन्वेस्टर्स, वो गवर्नमेंट ने एनेबल कर दिया और ज्यादा सेव करो। और ये जो मेजर सेविंग होगा, अ लार्ज पार्ट ऑफ दैट सेविंग विल कम इनटू फाइनेंशियल एसेट्स। और अगर वो फाइनेंशियल एसेट्स में सेविंग हो रहा है ज्यादा, उसमें से अ पार्ट ऑफ दैट विल कम इनटू फ्लो इनटू म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज और इक्विटी मार्केट एज अ होल। सर की आपने बिल्कुल सही कहा कि कहीं न कहीं ये सेविंग की तरफ आएंगे, और आ भी रहे हैं। जब आपके पास वाइट में पैसा होगा, अप टू 12 लाख तक आपका इनकम टैक्स फ्री है, आपका टैक्स लो जाने वाला है। मेजोरिटी मास इन इंडिया
12 लाख के अंदर ही आता है। अगर आप 80% 70% टैक्स पेयर का कैलकुलेशन देखो, तो जितने भी टैक्स पेयर है 70% 80% लोग पास इसी ब्रैकेट में आते हैं, 12 लाख के बिलो वाले ही। तो डेफिनेटली, बट मेरा ये ओपिनियन है कि पहले जहाँ पे एटीसी का छूट था, वो न्यू रिजीम के अंदर उसका कोई कंसिडरेशन नहीं है, या होम लोन के ऊपर एडिशनल रिबेट थी, उसका कोई कंसिडरेशन नहीं है न्यू टैक्स रिजीम। इसके ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सी, अगर आप देखोगे, इंडिया ने एक्सट्रीम स्टेप नहीं लिया है, गवर्नमेंट ने भी। उन्होंने दोनों रेगुलेशंस या दोनों टैक्स लॉस अभी भी एप्लीकेबल रखे हैं। एब्सोल्युटली आपके राइट। पास ऑप्शन भी है स्विच करने का। करेक्ट। सो अगर आपके पास फेवरेबल है जहां आप ज्यादा डिडक्शन भी ले सकते हो, आपके पास लोन भी है जहाँ पे इंटरेस्ट वेवर भी है, इनफैक्ट अफोर्डेबल हाउसिंग, अगर आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेस देन 45 लाख है, आपको और एडिशनल बेनिफिट भी है। राइट। ये सब बेनिफिट अगर आप फुल स्टेटस से ले रहे हो, और आपका इनकम टैक्स कैलकुलेटर इज शोइंग दैट आपके लिए ओल्ड रेगुलेशन बेनिफिशियल है, तो वो लोग ओल्ड रेगुलेशन में जा रहे हैं। बट जिसके लिए ये सब मायने नहीं रखता, और ये सब डालने के बाद भी इनकम टैक्स कैलकुलेटर शोज दैट न्यू रेगुलेशन इज बेनिफिशियरी, लोग लोन लेने के बाद भी न्यू रेगुलेशन में जा रहे हैं, और ये गवर्नमेंट का डेटा भी कह रहा है। इनफैक्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी कहा था इन द बजट दैट ऑलमोस्ट 3/4 या मोर देन 3/4 पीपल आर नाउ मूविंग टू न्यू रेगुलेशंस। आई एम प्रिटी श्योर कि 3/4 में भी लोग तो हो गए जिसने होम लोन लिया होगा, जिसने गाड़ी पे लोन लिया होगा। बट राइट स्टिल न्यू रेगुलेशन, सिंस योर स्लैब इज वेरी हाई, ऑलमोस्ट राइट 12 लाख तक नो इनकम, including after standard deduction. So beneficial wise, both the options गवर्नमेंट ने ओपन रखे, वो इंडिविजुअल पे है कि वो कौन सा चूज करे। दैट इज आई थिंक अ वेरी गुड स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट कि दोनों करेक्ट चीजें ओपन रखी है। राइट। सर, अभी मार्केट में 12-13% का करेक्शन आ चुका है। आप किस सेक्टर को स्पेसिफिकली देखते हो कि जिसके अंदर आने वाले समय में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ होने वाली है? जैसा कि बजट में कहीं कहीं कंजम्पशन को फोकस किया गया है, ऑल्दो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, तो आप किस सेक्टर में स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी देखते हो आने वाले 5 ईयर्स होरिजन, 10 ईयर्स होरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से? कहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसा बनने का स्कोप है? सी विनोद जी, जैसे मैंने आपको कहा कि बजट में कंजम्पशन के अलावा भी सेविंग को ज्यादा फोकस दिया था, क्योंकि राइट। ये सब एस्पिरेशनल क्लास है जहाँ पे सेविंग ज्यादा होगा फाइनेंशियल एसेट्स में। अगर फाइनेंशियल एसेट्स में स्लीव होगा, एज आई सेड, अ पार्ट ऑफ दैट विल फ्लो इनटू इक्विटीज। I think financial services sector will do tremendously well over the course of next 5 or 10 years. उसमें से भी अगर आप दो सेक्टर को डिवाइड कर दो अमंग्स लेंडिंग एंड नॉन लेंडिंग, लाइक नॉन लेंडिंग में आपकी कौन सी कंपनीज आती है? एसेट मैनेजर्स, वेल्थ मैनेजर्स, एक्सचेंजेस, रेटिंग एजेंसीज, डिपॉजिटरीज। राइट यहाँ पे आपका इंक्रीमेंटल ग्रोथ इंजन इज वेरी हाई। आप राइट कोई भी डेटा देख लो, एनएससी के एक्टिव क्लाइंट एडिशन देख लो, डीमैट अकाउंट एडिशन देख लो, अपना एक्सचेंजेस के वॉल्यूम्स देख लो, ये सब एक्सट्रीमली हाई ग्रोथ एरिया है। और ये क्या आपको बताता है? दिस इज अ डायरेक्ट कनेक्शन टू इंडियाज वेल्थ इफेक्ट। राइट अपने यहाँ पे जो इंडिया का मिडिल क्लास है, इन नेक्स्ट 5 years 10 years दे विल कीप ऑन बाइंग न्यू न्यू एसेट्स। एज आई सेड, या तो वो घर ले गए, बड़ी गाड़ी ले गए, या तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये सब की जो सेविंग जो आज की तारीख से स्टार्ट होगी ना, वो सब फाइनेंशियल एसेट्स में जाएगा। और ये फाइनेंशियल एसेट्स का ग्रोथ ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 5 or 10 years विल बी सुपरलेटिवली हाई, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स विल ऑल्सो इंक्रीज इन द नेक्स्ट 5 or 10 years। करेक्ट। सर, अभी आप जो न्यू एनएफओ लेके आ रहे हो, इसका क्या यूनिकनेस है? और इस एनएफओ के अंदर किस कैटेगरी के निवेशक को पैसा डालना चाहिए? क्योंकि ऑल्दो ये पर्टिकुलर थीम बेस्ड है, पर्टिकुलर सेक्टर बेस्ड है, और पर्टिकुलर थीम बेस्ड और सेक्टर बेस्ड के अंदर हाई रिस्क हाई रिवार्ड रहता है। श्योर श्योर। सो जो एनएफओ हम लेके आ रहे हैं वो है एचएसबीसी फाइनेंशियल सर्विसेज फंड। राइट। इसमें यूनिकनेस ये दो तीन चीजें हैं। एक तो वी वांट टू हैव अ वेरी गुड मिक्स ऑफ लेंडिंग एंड नॉन लेंडिंग इन आवर पोर्टफोलियो। करेक्ट। राइट। क्योंकि एज आई सेड, नॉन लेंडिंग में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। नॉन लेंडिंग इज अ वेरी हाई आरओई बिजनेस ऑल्सो। मोर राइट। देन हाफ ऑफ द कंपनीज इन दिस सेक्टर हैव वेरी वेरी हाई आरओई। और यहाँ पे मार्केट एक्सपेंशन होगा। इनफैक्ट इन टर्म्स ऑफ लिस्टिंग, दिस इज द सेगमेंट विद इन द होल फाइनेंशियल सर्विसेज सेगमेंट जहाँ पे पोटेंशियल लिस्टिंग इज एक्सट्रीमली हाई ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 5 or 10 years। बट लेंडिंग में इट गिव्स यू इमेंस अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी। The balance sheet is one of the strongest in India with respect to lending sector. Valuation comfort is very very high. वैल्यूएशन कंफर्ट आज की तारीख में इज अ वेरी डिफिकल्ट वर्ड टू ईयर, क्योंकि अगर आप कोई भी स्मॉल या मिड कैप देख लो, एक क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है कि बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। इन केस ऑफ लेंडिंग वो नहीं है। इन स्पाइट ऑफ शोइंग द बेस्ट ऑफ द नंबर्स,
आपके पास वैल्यूएशन कंफर्ट है. सो हम्म, दैट इज वन यूनिक नेट वी वांट टू डू. राइट. सेकंड इज वी आर नॉट फॉलोइंग एनएससी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स एज अ बेंचमार्क. वी राइट. विल फॉलो बीएसई फाइनेंशियल सर्विसेज एज अ बेंचमार्क. करेक्ट. एनएससी फाइनेंशियल सर्विसेज में 20 स्टॉक होते हैं. बीएसई हम्म. फाइनेंशियल सर्विसेज में 150 स्टॉक में आपका नॉन लेंडिंग रिप्रेजेंटेशन भी काफी अच्छा है. ओके. ओके. सो अ ब्लेंड ऑफ दिस टू I think we'll do really good in the next 10 years. And as I said, we are only focusing on the wealth effect of India. अब आपका वो क्वेश्चन था, इसमें किस कौन से टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स को निवेश लेना चाहिए. ये एक ऐसा थीम है जिसमें आपको डिटेल समझने की या एकदम डेप्थ समझने की इतनी डिटेल जरूरत नहीं है. बहुत सारे सेक्टर्स है इंडिया में जो बहुत टेक्निकल होते हैं. आप आईटी सेक्टर ले लो, फार्मा सेक्टर ले लो, ऑटो सेक्टर ले लो. ये एक ऐसा सेक्टर है जो हम अपने घर में भी देख सकते हैं. अगर अपने घर में किसी ने भी लास्ट 4 साल में कोई बड़ा फाइनेंशियल एसेट्स क्रिएट किया हो, बाय बाइंग अ हाउस, बाइंग अ कार, या अपना इक्विटी एलोकेशन बहुत बढ़ा दिया हो, या अपने अपने पैसे जो फिक्स डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट में थे उसने आपको एसआईपी में आपने अगर कन्वर्ट किया हो या लमसम में इन्वेस्ट किया हो, ये सब वेल्थ इफेक्ट है. ये वेल्थ इफेक्ट समझने की जरूरत इतनी टेक्निकली नहीं होती है, क्योंकि घर के अंदर ही हमें दिखता है. अगर हमारे घर के अंदर ही वो इफेक्ट इतना स्ट्रांग है, आई थिंक दोज काइंड ऑफ पीपल के लिए ये फंड सबसे बेस्ट है, जो उनको खुद को लगता है कि नेक्स्ट 5 या 10 साल में मेरी वेल्थ इंडिया में बहुत बढ़ने वाली है, एट अ पर्सनल लेवल ऑल्सो एंड एज अ कंट्री लेवल ऑल्सो. उनके लिए ओके. ये बेस्ट फंड है. ओके. ओके. हाँ सर, अभी आज की डेट में पर्टिकुलर आप जो फाइनेंशियल सर्विसेज फंड लेके आए हो, इसके अंदर स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप का क्या एक्सपोजर रहने वाला है? ऑल्दो आपने बताया कि लेंडिंग और नॉन लेंडिंग आप इसमें मेजोरिटी फोकस कर रहे हो. नॉन लेंडिंग में एसेट मैनेजमेंट, जहाँ पे वेल्थ इम्पैक्ट रहने वाला है, जहाँ पे लोगों का फोकस्ड है, लाइक कैम्स, एनएसडीएल, सीडीएसएल, जितने भी ये लिस्टिंग पार्ट में अवेलेबल है, उसके अंदर स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? और कैसे आप इसमें बाइफरकेट करोगे पर्टिकुलर जेनेको के द्वारा जो आप फंड कलेक्ट करोगे? श्योर. श्योर. सो अगर आप बीएसई फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स देखोगे ना, तो 18.4% ऑफ द इंडेक्स इज नॉन लेंडिंग, राइट. एंड अराउंड द बैलेंस पार्ट विच इज योर 81.6% वो लेंडिंग है. अगर वो आप 81.6% को भी अगर आप तोड़ के देखोगे, मोर देन 65% तो लार्ज कैप है, विच इज हेविली स्क्यूड टुवर्ड्स फ्यू फाइनेंशियल लेंडिंग कंपनीज इन इंडिया. राइट. राइट. हम जो बोलने की ट्राई कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि लेंडिंग में जो मिड एंड स्मॉल है, वहां पे आपको अल्फा बन सकता है, वहां पे स्टेबिलिटी भी है क्योंकि नॉन यूनिवर्सल लेंडिंग. राइट. लार्ज कैप्स में भी स्टेबिलिटी इज वेरी हाई, और नॉन लेंडिंग पार्ट ऑफ है वहां पे अल्फा अल्फा रनवे इज वेरी हाई इन इंडिया. So the blend of mix amongst mid and small will be slightly higher than the benchmark, but as a portfolio, it will be a very good representation mix of large, mid, and small. उसके अंदर only thing is non-lending we will be overweight than the benchmark, but as lending we will remain slightly underweight than the benchmark. ओके. सर, आपके जो पोर्टफोलियो में आप जो कमिंग टाइम में इसका पोर्टफोलियो क्रिएट करोगे, उसके अंदर अदर देन बेंचमार्क में अंदर जो स्टॉक है वो भी आप लेने वाले हो, या ओनली जो बीएससी फाइनेंशियल सर्विसेज बेंचमार्क के उसके अंदर जो स्टॉक अवेलेबल है वही लेने वाले हो आप? ये बेंचमार्क के बाहर से भी ले सकते हैं. बेंचमार्क के बाहर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप बीएसई फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स को देखोगे तो. रीजन बीइंग द फैक्ट दैट 150 स्टॉक मोर और लेस पूरा यूनिवर्स कवर कर देता है अपना राइट. बीएफएसआई सेक्टर का. बट अगर आप एनएससी लेते हो तो एनएससी में सिर्फ 20 स्टॉक है, तो 20 स्टॉक में आपको बाहर जाने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है. बीएससी एब्सोल्युटली. में इतनी ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दूसरी चीज, अगर लेट्स से कल इंडिया में एज आई सेड मार्केट एक्सपेंशन बहुत हाई होगा, बहुत सारी लिस्टिंग होगी इन नॉन लेंडिंग स्पेस, राइट. मेजोरिटी ऑफ जो लिस्टिंग होगी वो इमीडिएटली ये इंडेक्स का पार्ट बन जाएगी इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. सो ओके. अगर हमें फॉर शॉर्ट टर्म अगर इंडेक्स के बाहर जाके वो स्टॉक्स लेने भी पड़े, बट इन फ्यूचर वो ऑटोमेटिकली इंडेक्स का पार्ट बन ही जाएंगे. तो आप आउट ऑफ द पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर जो स्टॉक अवेलेबल है वो भी आप ले सकते हो, उसमें आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी, आपको पोटेंशियलिटी लगेगी कि दैट पर्टिकुलर कंपनी विल ग्रोइंग, दैट विल क्रिएट मनी फॉर द इन्वेस्टर, तो यू आर एलिजिबल टू टेक मनी फ्रॉम द अदर देन दैट पर्टिकुलर इनटू द इंडेक्स. सर, इसके Sure. अंदर अप्रोक्सीमेटली जो बेंचमार्क को कितने परसेंट बीट करने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि आपने बैक टेस्टिंग भी किया होगा, आप रिसर्च भी, आपके पास इतनी बड़ी टीम है, तो आपका क्या सेंस कहता है कि ये बेंचमार्क को कितना टका से अप्रोक्सीमेट बीट करेगा, जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर स्टे करेगा ऑलमोस्ट 7 years प्लस? सो अगर आप डेटा अगर देखोगे ना,
हम्म, तो ऑलमोस्ट 7 years प्लस का अगर आपका होराइजन है, हम्म, सो 10 years का अगर डेटा बात करें, 10 year इज अ मोर स्ट्रीमलाइन डेटा. राइट। On a 10-year basis, 95% of the time, which is 9.5 out of 10 times, यस। BSE Financial Services Index has beaten Nifty 50 Index. हम्म, So probability of beating a Nifty index is very, very high as and when you increase your time horizon. हम्म, And considering India ka wealth effect is so strong, हम्म। this as a theme will continue to become a mainstream theme over the course of next 5 or 10 years is what we believe. एग्रीड। असल मेरा जो क्वेश्चन था, अगेन मैं उसको रिफाइन कर रहा हूँ कि आपने जो पर्टिकुलर बीएससी फाइनेंशियल सर्विसेज जो इंडेक्स लिया है बेंचमार्क, क्या उसको आपका जो एक्टिव मैनेजमेंट ड्यू टू ओवर वेट अंडर वेट ड्यू टू योर एक्सपर्टाइज, और आपको बेंचमार्क को कितना बीट करने की संभावना है? क्योंकि जब भी आप फंड लॉन्च करते हो तो काफी सारा रिसर्च करते हो, काफी सारी अप्रूवल लगती है, काफी सारा बैक टेस्टिंग होता है, एंड नंबर ऑफ थिंग्स विल हैपन। श्योर. सो कितना परसेंटेज या कितना प्रोबेबिलिटी से हम बेंचमार्क बीट करेंगे वो तो हम बता नहीं पाएंगे. It ग्रेट। is a long-term story. एब्सोल्युटली But only thing that I will say is we will not try to hug the benchmark. ग्रेट। बेंचमार्क का रिप्रेजेंटेशन मैं एक बार वापस बता दूंगा. 81.6% लेंडिंग है, हम्म, उसमें से ऑलमोस्ट 69% लार्ज कैप है. हम्म, लेंडिंग नॉन लेंडिंग इज ओनली 18%. अगर हम्म, नॉन लेंडिंग में अगर आप ओवरवेट रहते हो, लेंडिंग में आप अंडरवेट रहते हो, और उसमें भी अगर आप पोर्टफोलियो स्ट्रीमलाइन करते हो, हम्म, सो योर पोर्टफोलियो इज वेरी यूनिक टू द हम्म, इंडेक्स. तो बेंचमार्क हगिंग तो कहीं नहीं होने वाला यहाँ पे. और अगर राइट। आप वो यूनिक पोर्टफोलियो बना रहे हो, सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द आइडिया इज टू मेक श्योर दैट द यूनिक पोर्टफोलियो क्रिएट्स एन अल्फा ओवर द बेंचमार्क. ग्रेट। ग्रेट। तो आपको अल्टीमेटली आप जो पोर्टफोलियो का उसका रेप्लिका नहीं बनाने वाले हो, या इंडेक्स फंड नहीं है, या एक्टिव मैनेजमेंट होगा, तो कहीं कहीं आप नॉन लेंडिंग पार्ट को फोकस रहेगा। ऑलरेडी काफी सारी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज ने अच्छा वेल्थ क्रिएट किया है एज ए इक्विटी इन्वेस्टर। ग्रेट। सर मेरा जो लास्ट बट नॉट लिस्ट, कि पर्टिकुलर जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, इट इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इट इज द बेस थंब ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। और कहीं कहीं फाइनेंशियल सर्विसेज का जीडीपी के अंदर भी काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहता है। तो पर्टिकुलर इस सेक्टर्स का जो रिस्क एपिटाइट है, जो पर्टिकुलर रिस्कोमीटर है, वो कहता है वेरी हाई रिस्क वाला पोर्टफोलियो लेने वाला है, क्योंकि हाई रिस्क हाई रिवार्ड है। तो यहाँ पे जो एसआईपी और लमसम दोनों के अंदर इन्वेस्टर को मिनिमम 5,000 और 1,000 ही रखा है, या कोई चेंजेस रखा है अपने पर्टिकुलर एनएफओ के अंदर? सी डिटेल्स तो इतनी डिटेल्स मेरे पास नहीं होगी, बट इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव मैं इतना सिर्फ बता दूंगा. हाँ। एज अ थीम दिस इज देयर फॉर नेक्स्ट 5 years या 10 years. तो अगर हम्म, आज आज की तारीख में अगर आपको लमसम डालना है तो भी आप डाल सकते हो. बट हम्म, आपको पूरा थीम राइड करना हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, देन यू कैन इवन कंसिडर पुटिंग अ कंटिन्यूअस एसआईपी एज ग्रेट। अ पार्ट ऑफ द फंड. One thing is always there, that being part of the fund, skin in the game, even our is very much in the game, where part of our own salary gets debited into the fund. Right. So ग्रेट। as a part of fund management team, we have to be very prudent क्योंकि खुद का भी पैसा है इसमें. SEBI has always made sure for that. So we will never play with capital. That is for sure. या ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। सर, इसके अंदर जब डाउन जाता है तो आपने जैसा कि बताया कि आज की डेट में निवेशक ने एक ही जर्नी देखी है, निफ्टी को बढ़ते हुए ही देखा है पर्टिकुलर कोविड के बाद। लास्ट आपने पर्टिकुलर वीक्स बताए थे, इतने इतने में निफ्टी ने केवल ग्रो ही किया है। अभी डाउन जा रहा है, तो आपका क्या सेंस कहता है कि और कितना डाउन की संभावना है, यहाँ से कितना डाउन जा सकता है? ऑल्दो नो बडी कैन प्रिडिक्ट द मार्केट, और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो आपका क्या सेंस है कि अप्रोक्सीमेट कितना और डाउन जाने की संभावना है? आप ये किसके लिए आप मेंटली रेडी हो कि 2% नीचे जाएगा तो वी आर हैप्पी, 5% नीचे चला जाएगा तो गुड टाइम, और पर्टिकुलर टाइम पे आप एनएफओ लेके आए हो, तो आपके लिए कैसे अपॉर्चुनिटी जी, बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने कहा है विनोद जी. इसमें हम क्या फोकस करते हैं, मार्केट अपने हाथ में नहीं है. है? एक राइट। चीज वो समझ के रखो. हमारे यहाँ पे वी आर वेरी वेरी सेंसिटिव टू अर्निंग्स ग्रोथ. जहाँ पे भी अर्निंग्स ग्रोथ स्ट्रांग है, बट बिकॉज ऑफ मार्केट सेंटिमेंट्स बीइंग वीक एंड वैल्यूएशन कंफर्ट भी है, द स्टॉक इज डाउन, फोकस ऑन दो स्टॉक्स. जब भी मार्केट रिबाउंड होता है, दिस स्टॉक्स टेंड टू आउट परफॉर्म. सो अर्निंग मोमेंटम आई थिंक फ्रॉम निफ्टी पर्सपेक्टिव 1 या 2 क्वार्टर में बेस बन जाएगा. वहां से जस्ट फोकस ऑन कंपनीज विच हैज गुड ट्रैक रिकॉर्ड, गुड गवर्नेंस पर्सपेक्टिव, गुड ईएसजी प्रैक्टिसेस, एंड जहाँ पे अर्निंग्स आर वेरी मच विजिबल एंड वैल्यूएशन कंफर्ट भी हो. वंस द मार्केट रिबाउंड्स,
ये स्टॉक्स का ज्यादा संभावना है टू आउट परफॉर्म देन द बेंचमार्क. सो अर्निंग्स इज वेयर आवर फोकस इज, रादर देन कीपिंग आवरसेल्व्स रेडी कि आज निफ्टी 2% गया, कल 3% गया, 5% गया. कौन सी कंपनीज है जहाँ पे अर्निंग्स डाउनग्रेड इतनी इंटेंसिटी से नहीं हो रहे, बट स्टिल बिकॉज ऑफ मार्केट सेंटिमेंट्स वो नीचे जा रहे, वो कंपनी को अगर आप फोकस करोगे ना, यू विल टेंड टू बी मच बेटर वंस द मार्केट रिबाउंड्स. ग्रेट, ग्रेट। तो आपके हिसाब से अभी ये राइट टाइम है टू इन्वेस्ट इनटू द मनी, और जिसका भी लॉन्ग टर्म व्यू है उसके लिए तो ये अपॉर्चुनिटी है, 10-12% का करेक्शन, उसको नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा मिलेगी, नंबर ऑफ स्टॉक पोर्टफोलियो के अंदर ज्यादा आने वाला है, लो कॉस्ट में मिलेगा, जब भी मार्केट रिबाउंड करेगा तो उसको एक अल्फा जनरेशन बेटर रहेगा रेदर देन जिसने हायर मार्केट पे पैसा डाला है। सर सर, 100% आपने एकदम सही कहा. ग्रेट। सर, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आपने कीमती समय निकाला, और अभी पर्टिकुलर आप जो फाइनेंशियल सर्विसेज फंड लेके आ रहे हो, इसके अंदर भी आपने बीएससी बेंचमार्क किया जिसके अंदर 150 स्टॉक है, इट इज आल्सो ग्रेट। तो आपको कहीं पे भी बेंचमार्क का बाहर जाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, और आपने जो पर्टिकुलर बोला है कि नॉन लैंडिंग और लैंडिंग के अंदर आप थोड़ा सा मिसमैच करके एक अच्छा अल्फा जनरेट करके दोगे, इट इज आल्सो यूनिकनेस विच इज नॉट अवेलेबल इन टू द एग्जिस्टिंग फंड, राइट? Okay, if it is available already into the यस. existing funds. Somebody already have that facility or not, as per your point of view. नहीं, everybody follows NSE. We are the only one who has BSE. You are unique and first MC who is having the BSc benchmark into the financial services fund, right? Great. Thank you so much, Yes. सर, आपको समय देने के लिए। लास्ट बट नॉट लिस्ट, क्या स्पेशल चीज हमारे निवेशक करें जिससे कि उनकी वेल्थ के अंदर थोड़ा सा इजाफा हो जाए? सी, अगर लॉन्ग टर्म अगर आप निफ्टी देखोगे, थोड़े थोड़े शॉक्स आते रहते हैं, बट ओवर द लास्ट 10 years, 15 years, 20 years, निफ्टी हैज आउट परफॉर्म मोस्ट ऑफ द एसेट क्लासेस इंडिया में, राइट? सो कंट्री कंसिडरिंग द फैक्ट दैट मार्केट इज करेक्टेड, थोड़े सडन जर्क्स आते हैं, रिमेन इन्वेस्टेड. अगर आप इन्वेस्टेड रहोगे तो ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 5 years, 10 years आपका वेल्थ क्रिएशन जर्नी कंटिन्यू रहेगा, कहीं भी रुकेगा नहीं. और अगर आपका वेल्थ क्रिएशन जर्नी कंटिन्यू रहेगा, यू कैन मेक बेटर डिसीजंस फॉर द लाइफ of people around you also and your loved ones also. And अगर वो theme continue रहा, as I said, one of the major themes of our NFO is leveraging India's wealth effect. So अगर वो continue रहा तो ये automatically अपने आप ही चलते रहेगा. Great, great. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you for giving your Thank you, precious Vinod. time. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.